ये थी अभी तक की हेडलाइंस। अब हम खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मीडिया के सामने आए हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब सपा और कांग्रेस गठबंधन पर मुलायम सिंह यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गठबंधन पर ऐतराज जताया और सपा कांग्रेस गठबंधन का चुनाव प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भले ही सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद खुद की नई दोस्ती को गंगा यमुना का मिलन करार दें। कांग्रेस सपा का नया प्रचार गीत यूपी को ये साथ पसंद है गाना बजे, लेकिन सपा के पूर्व अध्यक्ष और उनके पिता मुलायम सिंह यादव इससे बेहद नाराज हैं। इसके विरोध में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बड़ा बयान भी दे डाला। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के समर्थन में प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के खिलाफ है। साथ ही ये भी जोड़ा कि सपा अकेले चुनाव जीतने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूं और मैं इस समझौते के पक्ष में प्रचार नहीं करूंगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब सपा के नए नवेले अध्यक्ष अखिलेश यादव इसका जवाब कैसे देते हैं। वैसे मुलायम सिंह यादव के इस जवाब की प्रतीक्षा सपा कांग्रेस गठबंधन के होने के बाद से लगातार की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने सपा अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस से कभी गठबंधन की बात नहीं कही। यहाँ तक कि आरएलडी को भी गठबंधन के बजाय सपा में विलय कर लड़ने की बात कही थी। ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव अपनी बात पर अड़े तो ना तो ये सपा के लिए शुभ होगा और न ही अखिलेश के लिए, क्योंकि ये समय अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा का है और इस वक्त एक एक वोट अमूल्य है। कुमार मयंक, एपीएन। और वहीं मुलायम के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। आइए आपको सामने आई सियासी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। सच्चाई नेताजी के मुंह से निकल गई है और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता इस नूरा कुश्ती से आगे जा चुकी है। चाचा भतीजे पिता पुत्र के रिश्तों की जो गरमाइश है, उन रिश्तों को भी कलंकित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मुलायम सिंह जी को मना लेंगे और माननीय मुलायम सिंह जी चुनाव प्रचार में लोगों के उनके आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं और वो जो है चुनाव प्रचार में हम लोगों के अभियान में निकलेंगे। तो सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के औपचारिक ऐलान के साथ ही लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ मीडिया के सामने आए हैं और ऐलान किया है कि वो ही जीतेंगे इस बार। लेकिन आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव जो है वो अभी तक नाराज नजर आ रहे हैं। दिल्ली का रुख किया और दिल्ली का रुख करते ही मुलायम सिंह यादव ने चुप्पी भी इस गठबंधन को लेकर के तोड़ी और ये कहा कि मैं इस गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। ऐतराज जता दिया है इस पे और कहा है कि सपा अकेले चुनाव जीतने के लिए तैयार है, यानी कि अकेले मैं चुनाव करूंगा, गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया। एक बार फिर से नाराजगी खुलकर के सामने आ गई है। इसको लेकर के जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हें भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और विरोधी पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से सच्चाई निकली है और अब नूरा कुश्ती से कहीं ना कहीं जनता भी परेशान हो चुकी है। बड़ा सवाल अब यह खड़ा है कि जब ऐसे वक्त में मुलायम सिंह यादव साथ नहीं तो क्या इसका असर पार्टी पर भी पड़ेगा, चुनाव पर भी पड़ेगा, चुनाव प्रचार पर भी पड़ेगा। और अखिलेश यादव के लिए ये वक्त काफी अहम है, तो क्या इस पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा मुलायम सिंह यादव के इस बयान का। तो कई तरह के सवाल अब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक होते होते वापस से उसी कटघरे में जाकर के क्यों सपा खड़ी हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता खुर्रम का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या माना जाए ये जो बयान आ रहा है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, कभी लगता है सपा में सब कुछ ठीक हो गया है, मुलायम सिंह यादव साथ हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से गठबंधन को लेकर के एक नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी है। कितना खामियाजा चुनाव में? देखिए, जनरेशनल शिफ्ट शायद इसी को कहते हैं कि अखिलेश और राहुल एक हुए तो मुलायम अलग हो गए। अगर आप मुलायम सिंह यादव की बात करिए, उनकी राजनीति की बात करिए, तो आपको मालूम होगा और एहसास भी होगा किस तरीके से एंटी कांग्रेस राजनीति वो करते आए हैं जी। समाजवादी पार्टी का भी उदय उस वक्त हुआ था जब कांग्रेस प्रदेश में कमजोर पड़ रही थी। उसका बड़ा फायदा उठाया था मुलायम सिंह यादव ने और समाजवादी पार्टी को 11 महीने में सत्ता बनाने में कामयाबी मिली थी।
और वो लगातार करते रहे, चाहे वो बाबरी मस्जिद का इशू हो, चाहे वो एनकाउंटर्स का इशू हो, या करिए बाटला एनकाउंटर, याद करिए 1992 का जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उत्तर प्रदेश में, जहां कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे वो दिल्ली में थे, और हमेशा से ये कहते आए थे मुलायम सिंह यादव कि अगर कांग्रेस चाहती तो मस्जिद बच जाती, वो गिरती ना, और ये राजनीति वो लगातार करते आए थे। तो आज जब उन्होंने देखा कि उनका जो आगे की जनरेशन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का, एक साथ एक मंच साझा कर रहे थे, तो उनको इस बात को इतनी आखिरी कि उन्होंने कह दिया कि मैं कैंपेन नहीं करूंगा। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि वो हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते आए हैं, रणनीति बनाते आए हैं, तो लिहाजा अब वो कैंपेन भी नहीं करेंगे, वो अपने को उन्होंने अलग थलग कर लिया। अब जी बिल्कुल, इसी को लेकर के खुरम ये सवाल खड़ा होता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक जो है सिर्फ अगर हम कहें मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर वोट दिया करता था, तो अब क्या ये वोट खिसक सकता है अगर चुनाव प्रचार में नहीं उतरते हैं? तो देखिए, अब यही देखने वाली बात हो गई चुनाव में, जो नतीजे आएंगे वो सिर्फ ये तय नहीं करेंगे सरकार किसकी बनेगी, वो तय ये भी करेगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्योंकि अगर हम 2012 की बात करें तो कहा यही गया था कि भले स्टार कैंपेनर अखिलेश यादव उभरे हों, लेकिन वोट तो मुलायम के चेहरे पर पड़े थे, और आज भी जब मुलायम खड़े होते हैं और बोलते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ चलने लगता है, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक करिए, चाहे ओबीसी वोट बैंक की बात करिए। तो ये एक बड़ी बात है, देखना होगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से एक तरीके जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है मुलायम सिंह यादव के इस बयान से, उस वैक्यूम को फिल कैसे करेंगे। क्या अखिलेश अब मुलायम को मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया गठबंधन को मंजूर नहीं है, इसी वजह से वो किनारे हो रहे हैं, और गठबंधन से अखिलेश पीछे हटने वाले भी नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी अब बगैर मुलायम सिंह यादव के चलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से मैनिफेस्टो देखिए मुलायम सिंह यादव नहीं थे, गठबंधन देखिए तो स्वाभाविक तौर पर मुलायम सिंह यादव वहां नहीं थे, ना उनकी विचारधारा वहां थी, ना वो खुद यानी कि फिजिकली भी वहां मौजूद नहीं थे और साइकोलॉजिकली भी वहां मौजूद थे। मैनिफेस्टो में भले ये कहा गया था कि साइकोलॉजिकली नेताजी मौजूद हैं, लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें तो साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से मुलायम सिंह यादव वहां मौजूद नहीं थे। एक बड़ा चैलेंज अखिलेश के सामने कि जिस तरीके से मुलायम ने कुनबे को समेटा था, कुनबे को आगे बढ़ाया था, तो क्या अखिलेश अब कुनबे को समेट पाएंगे, कुनबे को आगे बढ़ा पाएंगे? यानी कि बेटा रण में है और वालिद को भवन में जा चुके हैं, तो किस तरीके से वालिद और बेटा अब एक साथ बिल्कुल एक बड़ी चुनौती यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए भी, खासतौर से ऐसे वक्त में जब चुनाव प्रचार करने का वक्त आ गया है, जनता को रिझाने, उनको वोट के लिए अपनी तरफ करने का वक्त आ गया है, और ऐसे में जब शिवपाल यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव नहीं है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल जो चुनौती है वो यहाँ पर बिल्कुल अखिलेश यादव के लिए है। खुरम जुड़े रहिए, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे हम बातचीत करेंगे। साइकिल से हाथ का मिलन हुआ है, अखिलेश और राहुल गले मिले हैं, लेकिन सवाल ये बना रह गया है कि दोनों दल तो मिल गए लेकिन दिल मिले कि नहीं। सवाल बना है कि अखिलेश और राहुल के बयानों में विरोधाभास है। जहां राहुल मायावती की तारीफ कर बैठे हैं तो वहीं अखिलेश ने कटाक्ष किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की सरगर्मी में रविवार को खूब रंग जमा, जब लखनऊ में मिल बैठे दो नए नए बने सियासी यार। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इनकी बातों से यहाँ खूब छलकने लगा सपा और कांग्रेस का प्यार। अपनी दोस्ती का इजहार करते हुए अखिलेश और राहुल दोनों गदगद नजर आए। मुझे बहुत पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है, और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये दो पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। लेकिन ये क्या, जल्दी ही जवाबों में आगे बढ़ते हुए दोनों के बयानों में विरोधाभास भी नजर आने लगा। सवाल हुआ कि सत्ता से बीजेपी को रोकने के लिए मायावती को भी साथ ले सकते थे,
जिसका जवाब देते हुए राहुल मायावती की तारीफ कर बैठे। वहीं अखिलेश ने मायावती की खिल्ली उड़ाई। मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है कि मायावती जी और आरएसएस मोदी जी में आप कंपैरिजन मत कीजिए। उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती। हम और राहुल शायद न दे पाते। यानी कहीं न कहीं राहुल ये कह गए कि माया का भी साथ पसंद है। तो क्या यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दो नावों की सवारी कर रही है? कहीं कांग्रेस का सियासी दांव कुछ ऐसा तो नहीं कि सपा से गठबंधन में सीधा बहुमत नहीं आया तो चुनाव बाद भी बीएसपी से तालमेल का स्कोप बना रहे। विक्रम मिश्रा के साथ अनामिका सिंह, एपीएन, लखनऊ। और वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव कुछ फिल्मी अंदाज में भी मिले हैं। करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेबी को बेस पसंद है की तर्ज पर बन रही फिल्म ये सात पसंद है का लखनऊ में मुहूर्त शॉट। फिल्म में एक ही अंदाज और एक ही लिबास में सामने आए आज के करण और अर्जुन। एक जैसा जोश और जुनून लिए दोनों ने एक साथ कैमरे के सामने पोज दिए। पत्रकारों के पूछने पर पता चला कि पिछले जन्म में ये गंगो जमन के बेटे थे और अपने चाचा से बदला लेने के लिए सियासी जन्म लिया है। अर्जुन ने तो बाहरी और घरेलू चाचा से हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन करण अर्जुन की मदद से अपने चाचा से हिसाब बराबर करने के लिए यूपी आए हैं। हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं। अपने बड़े भाई की कमजोरियां छोटे भाई को खूब मालूम है। पत्रकारों ने पूछा क्या कांग्रेस सपा में टूट का इंतजार कर रही थी। इस सवाल पे उनका फंसना तय था, लिहाजा छोटे भाई ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। हम ये सवाल तो मुझसे पूछते आप। 27 साल यूपी बेहाल के कांग्रेस के नारे पर भी बड़े भैया लड़खड़ा गए, तो वहां भी छोटे भाई बचाने आ गए। उन्होंने यह कहकर पत्रकारों के चंगुल से छुड़ाया कि हम लोग तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन मायावती को साथ लेने के सवाल पर बड़े भाई फिर रपट गए, लगे बहन जी की तारीफ करने में। भूल गए छोटे भाई को उनका साथ तो पसंद है, लेकिन बुआ कतई नापसंद। यहाँ भी छोटे भाई की व्यवहार बुद्धि काम आई। उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती। हम और राहुल शायद न दे पाते। बार बार मदद करने के बदले में बड़े भाई ने छोटे भाई की दिल खोलकर तारीफ की। इतनी तारीफ कर बैठे कि प्रेस के सामने ही भाई से पूछ बैठे। ये जितने पत्रकार साथी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंत भला सो सब भला। दम साधे बैठे कांग्रेसी नेताओं ने राहत की सांस ली। अंदर ही अंदर अखिलेश का शुक्रिया अदा किया और दौड़ पड़े रोड शो की तैयारियां करने। लेकिन तब तक प्रेस को अपने लिए काफी मसाला मिल चुका था। रजत मिश्रा, एपीएन। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल और अखिलेश ने लखनऊ में रोड शो भी किया है और अखिलेश और राहुल के इस रोड शो में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ दोनों पार्टियों के अन्य नेता भी मौजूद थे। अपनी इस रथ यात्रा के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोगों का अभिवादन किया है। इस रोड शो के दौरान दोनों दलों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिलचस्प बात ये रोड शो की यही रही कि 12 किलोमीटर लंबे रोड शो का जो रूट बनाया गया है उसमें ज्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल इलाके आते हैं। इनमें अमीनाबाद, मौलवीगंज, रकाबगंज, नसास, नौ चौक, घंटाघर शामिल हैं। खास बात यह है कि राहुल और अखिलेश के अलावा रथ पर किसी नेता को जगह नहीं मिली है। ज्यादातर कांग्रेस और सपा के नेता अपनी गाड़ियों से रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं।
देश की राजनीतिक दिशा भी वही अगर दो नौजवान नेता आए हैं कि मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश और लखनऊ से देश के राजनीतिक में बदलाव लाने का हम दो युवा खड़े हुए हैं, ये युवाओं का संगठन है, ये भविष्य का संगठन है, ये यूपी को एक साथ ले जाने का संगठन है। ये पकड़ो, ये मिलकर हम इस प्रदेश को बदल डालेंगे, विकास की यहाँ पे आंधी आएगी। और एक बार फिर से सीधे हम रुख कर लेते हैं खुर्रम का, जो हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। खुर्रम, अगर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, कल काफी अहम दिन सपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही, खास तौर से क्योंकि मीडिया के सामने जब वो सामने आए तो कई तरह के सवाल उठे और उससे बचते निकलते भी नजर आए हैं। लेकिन मायावती को कहीं ना कहीं पकड़ लिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि पर्सनल कहते हुए राहुल गांधी प्रोफेशनल कहीं फायदा उठाने की कोशिश में तो नहीं जुटे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है कि जो गठबंधन बना है वो 2017 के लिए बना है, क्योंकि खुद राहुल और अखिलेश के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फिलहाल 2017 की बात हो रही है, 2019 की बात नहीं हो रही है। तो एक बात तय हो गई कि 2017 तक का जो गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन का अंजाम क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अगर कांग्रेस को कंधे की तलाश में सपा का ना सही बसपा का है, यानी कि अगर ये गठबंधन सरकार नहीं बना पाया और ये हालात पैदा होते हैं कि कांग्रेस साथ बसपा सरकार बन सकती है, तो ताज्जुब ना होगा कि हो सकता है कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली जाए। देखिए, कांग्रेस का सीधा सीधा फलसफा है कि 2017 में वो उनको अपनी यहाँ सरकार चाहिए और इस वजह से बसपा के साथ गठबंधन नहीं हो पाया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके वो कंधे पर सवार होकर चुनावी रण में उतरे हैं। लेकिन जब नतीजा आएगा यानी कि मिड ऑफ द मार्च, तब देखना होगा कि किसके कंधे पर कांग्रेस सवार रहती। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कई सवाल ऐसे थे जो लाजमी थे। जैसे कि पहला सवाल ये था कि 27 साल यूपी बिहार, अब इस नारे के साथ कांग्रेस कहां खड़ी है, इसका जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल ये लाजमी था कि अमेठी और रायबरेली की बात का जो पेज फंसा है उस पर क्या कुछ सहमति बनी है, इसका भी कोई तैयारी नहीं थी, इसको भी गोलमोल जवाब दिया गया। मुसलमानों की जब बात आई तो इस पर भी गोलमोल जवाब दिया गया, यानी कि तैयारी बिल्कुल नहीं थी, अनप्रिपेयर्ड था। और जो पूरा जो रोड शो था उसमें जिस तरीके का नजारा बार बार देखने को मिला, कहीं तार से उलझे, कहीं पर कांग्रेसी गायब रहे, समाजवादी पार्टी का वहां बोलबाला रहा, यानी कि कांग्रेस इस गठबंधन के साथ खड़ी तो है लेकिन दिमागी तौर पर वो अभी भी दूसरी राह तलाश रही है। यानी कि जो गठबंधन हुआ है वो वक्त की मजबूरी थी, और ये मजबूरी ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी के लिए भी मजबूरी थी। दोनों भले क्लेम कर रहे हो कि साथ में चलेंगे तो 300 प्लस सीट आएगी, लेकिन जिस तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से सैलाब कार्यकर्ताओं का देखा गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी थे, कांग्रेस बहुत कम थे, कांग्रेस लीडर आधे रास्ते से लौट गए। मतलब साफ है कि कांग्रेस जो है, अगर ये गठबंधन सरकार नहीं बना पाया और अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस को जाना पड़ा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि गठबंधन मिड ऑफ द मार्च टूट जाए, या यूं कह लीजिए जैसे ही नतीजा है गठबंधन टूट भी सकता है। ये बात काफी हद तक की वहां से मैसेज मिला है। मजबूरी की भी बात की है कि मजबूरी दोनों तरफ से थी, इसलिए ये खास तौर से गठबंधन हुआ है। कल अगर हम रोड शो की ये बात करें तो इसमें सिर्फ दो ही जन रथ पर सवार दिखे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। क्या ये माना जाए कि इन्हीं युवा चेहरों के अब तर्ज पर जो चुनाव है वो जीतने की कवायद में कांग्रेस सपा जुटी हुई है, क्योंकि बाकी नेताओं को जो पहले तरजीह दी जाती थी, रोड शो में वो नजर आते थे, वो नहीं नजर आए हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियों में नजर आए। देखिए, जो गाड़ी जो बस थी, जो रथ था, उस पर दो लोग नजर आए, एक सीएम कैंडिडेट इस गठबंधन का और दूसरा दोनों दलों के बड़े नेता। लेकिन अगर वहां पर जो समीकरण कहा जाता उसके तहत अगर वहां नेता होते तो ये रैली ज्यादा मजबूत होती। भीड़ में कांग्रेस नहीं थी, रथ पर कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी मौजूद थे। वहां पर अगर कुछ कांग्रेस के भी नेता होते, बड़े शीर्षक नेता होते और इसके भी शीर्षक नेता होते समाजवादी पार्टी के, तो एक मैसेज आता। सोशल इंजीनियरिंग जो बहुत जरूरी है इस चुनाव में गठबंधन के लिए, उसका अगर मुजाहरा किया जाता उस रथ से तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन दोनों ने टू मैन शो किया, यानी कि राहुल ने साफ मैसेज दिया कि कांग्रेस में वो है, और अखिलेश यादव ने साफ मैसेज एक बार फिर दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी में है तो वो है। यानी कि इन दो चेहरों पर ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अब देखना यही होगा कि दोनों चेहरे कितनी मजबूती के साथ वोटर्स के जहन में पैबस हो पाते हैं, ताकि जब ईवीएम तक वो पहुंचे तो उनको ये गठबंधन दिखाई दे, सपा दिखाई दे या कांग्रेस दिखाई दे, गठबंधन दिखाई दे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी ये थी कि कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं थी इस रोड शो के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शायद ठीक तरीके से मैसेज नहीं दिया गया था कि कैसे आएंगे। आप देखिए, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया,
मारूफ, ये वो लोग थे जो रेला साथ चल तो रहे थे लेकिन आधे रास्ते से वापस लौटने लगे। मेफेयर से बलकदा रोड तक की ये दो ऐसे डेस्टिनेशन थे, दो ऐसे मुकाम थे जहां तक कांग्रेसी पीछे हट गए। प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, बिल्कुल ये रोड शो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आई हैं जो अब कई तरह के सवाल यहाँ पर खुर्रम खड़ा कर रही हैं। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी तमाम खबरों पर आपसे हम बातचीत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जादू अब हर पार्टी के सर चढ़ करके बोल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता के पास जा रही हैं। इसी क्रम में एटा जिले के GIC मैदान पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एटा सदर विधानसभा से सपा प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे और इसके बाद अखिलेश यादव एटा से 35 किलोमीटर दूर जैथरा में अलीगंज विधानसभा में ये जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यहां से प्रत्याशी रामेश्वर सिंह के समर्थन में एक बड़ी जनसभा रखी गई है। चुनावी जनसभा सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए बेहद अहम है क्योंकि एटा सपा का गढ़ माना जाता है। और खुर्रम का ही हम रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। खुर्रम, एटा पहुंचेंगे अखिलेश यादव और काफी अहम है ये सीट क्योंकि गढ़ है, तो क्या लग रहा है जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ मंच से संबोधित कर सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए, गठबंधन के प्रत्याशी के लिए एक फिर रैली करेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अब राहुल और अखिलेश ने ऐलान कर दिया गठबंधन हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो दोनों हो गया है। तो अब कहीं सपा या कांग्रेस प्रत्याशी ने गठबंधन के प्रत्याशी हैं। दूसरी बात, आप तैयार रहिए एक और स्टीरियोटाइप स्पीच सुनने के लिए अखिलेश यादव की, क्योंकि अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं स्टीरियोटाइप स्पीच उनकी होती है। उनके सरकार ने क्या किया, वो आगे आकर क्या करेंगे, मोरोलेस जितनी भी आप स्पीच देते आए पिछले 3-4 स्पीचेस, 2-4 जन सभा जो स्पीचें दिए हैं, तकरीबन वही स्पीच आज फिर सुनने को मिलेगी। नया क्या है, आज शायद गठबंधन के बाद शायद वो कुछ बता सके कि नया क्या है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके एक स्टीरियोटाइप स्पीच है जो हर जगह देते आए, वो अपने को कनेक्ट नहीं कर पाते जगह के हिसाब से। अगर आप पीएम मोदी की बात करिए, जब वो कैंपेन कर रहे थे 2014 में, मोदी जब कैंपेन कर रहे थे तो अपने आप को कनेक्ट करते थे, जहां भी जाते थे वहां से अपने आप को कनेक्ट करते थे। ये बात अखिलेश यादव में अभी तक नहीं आ पाई है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। एक भाषण जो उन्होंने सबसे पहले रैली में दिया वो आज फिर आपको सुनने को मिलेगा, हो सकता है कि आखिरी रैली में भी आपको सुनने को मिले। तो जनता उब जाती है, जनता को चाहिए कि आप नया क्या बताने आए, एटा की समस्याएं क्या है, एटा की समस्याओं से आप अपने को जोड़िए और बताइए कि जब आप दोबारा सरकार बनाएंगे तो एटा की जो समस्या हो उसको आप कैसे पूरा करेंगे, जो वहां पर जो समीकरण है उसको आप कैसे साधेंगे, ये आप बताइए। ये बताइए कि एटा की जनता अगर उनसे जुड़ती है तो उनकी जनता को क्या मिलेगा। देखो, उनसे इसको मतलब नहीं, सरोकार तो होता है कि मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन उससे बड़ा सरोकार ये होता है कि क्या वो मुख्यमंत्री, भविष्य का मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पर, क्या वहां की समस्या के साथ, वहां की दिक्कतों के साथ अपने को जोड़ पा रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि वहां दिक्कतें क्या है, समस्या का। अगर आप एटा में वही बोल रहे हो, मथुरा में वही बोल रहे हैं और रायबरेली में वही बोल रहे हैं तो मतलब नहीं है, आप भी वही बात बार बार सुनने को नहीं आता है। तो अखिलेश यादव को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। वो ठीक है, आपने सरकार में जो काम किया वो दिखेगा, वो दिख रहा है, वो सीख अपनी जगह, लेकिन कम से कम ये तो बताइए कि एटा के लिए उनके पास रोड मैप क्या है, किस तरीके से जो प्रगति की राह पर उत्तर प्रदेश को ले जाने की बात करते हैं, उस प्रगति की राह पर क्या एटा कहीं पर है कि नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। जब तक कि बिल्कुल खुर्रम, यहाँ पर अगर शिवपाल और मुलायम सिंह यादव नहीं है चुनाव प्रचार में तो कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ आपको उतरने की जरूरत है और यही अखिलेश यादव से अब उम्मीद भी की जा रही है, जिसमें आज 2 चुनावी रैलियां होनी है। फिलहाल आपका खुर्रम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। केंद्र सरकार में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बालिया ने समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। बालिया का कहना है कि अब मुलायम सिंह यादव के जीने का समय खत्म हो गया और उनके मरने का वक्त आ गया है। मथुरा के छाता में एक रैली के दौरान बालिया ने रिपोर्टर में कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति की थी। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आ गया है, अब तो उनके जीने का समय नहीं रहा। समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में दफन हो जाएगी। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में दफन हो जाएगी।
बलिया से सपा विधायक और अखिलेश सरकार के मंत्री नारद राय ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नारद राय बीएसपी से जुड़ सकते हैं। बीएसपी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने पूर्व सपा नेता नारद राय को बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बलिया से नारद राय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। बसपा में शामिल हुए नारद राय ने कहा है कि अखिलेश यादव ने मुझे बहुत अपमानित किया है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा सभी जानते हैं कि उन्होंने मुझे 2 बार अपने कैबिनेट से निकाल दिया, इसी कारण हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी बसपा के नाम करता हूं। नारद राय ने कहा कि सपा में उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उस नेताजी का जिस तरह से रोज रोज अपमान हो रहा है, मीडिया के साथियों, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको कितना अपमानित किया है, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से सरकार से उन्होंने हमको 1 बार नहीं बल्कि 2 बार बर्खास्त किया, उस तरह से आप अपने घर के नौकर को भी नहीं हटा सकते। बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण माननीय नेताजी का अपमान। पंजाब में सियासी गर्मी अब अपने उफान पर है। आज पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के गढ़ रहे इलाकों में रैलियां करेंगी। मायावती आज फगवाड़ा और महल कला में रैलियां करेंगी। मालवा और माझा के ये 2 इलाके गत 25 वर्ष बसपा की मजबूती वाले इलाके रहे हैं। आपको बता दें कि 1992 के चुनाव में तो बीएसपी पंजाब में 9 सीटें भी जीत करके आई थी और उसके बाद हुए चुनावों में हालांकि पार्टी को वैसी सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन इसके उम्मीदवार हमेशा दूसरे अथवा तीसरे नंबर पर आते रहे। हालांकि 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दोआबा में बीएसपी के मजबूत हलकों में सेंध लगा दी थी। मायावती अपनी रैलियों के जरिए एक बार फिर बीएसपी की सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद करेंगी और इस बार का पंजाब चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा हुआ है। इस बार कांग्रेस, आप और अकाली दल एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में अगर बीएसपी अपना प्रदर्शन बेहतर करने में कामयाब रहती है तो इससे पंजाब का सियासी गणित काफी हद तक बदल सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब के कोटकपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को छेड़ा है बल्कि न ही आप को बख्शा है, साथ ही पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की बात कही है। पंजाब के कोटकपुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हुंकार भरते हुए विपक्ष पर हमला किया। मोदी ने कहा कि सीमाई राज्य होने के चलते पंजाब में यदि किसी बाहरी की सरकार आती है तो इससे न सिर्फ राज्य के लोगों को तकलीफ होगी बल्कि पूरे देश को संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ सरकार ढीली ढाली आ जाए, सरकार बाहरी लोगों की आ जाए, सरकार ऐशो आराम करने वालों की आ जाए तो सिर्फ पंजाब के लोगों का नुकसान होगा ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक संकट का दौर से गुजरना पड़ेगा। मोदी ने पंजाब में अकाली दल भाजपा गठबंधन की सरकार की वकालत की। मोदी ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया और कहा कि पाक भारत को बर्बाद करने के लिए पंजाब की जमीन का इस्तेमाल करने के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान पंजाब की धरती का उपयोग हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए मौके की तलाश में रहता। पंजाब में पहली बार किस्मत आजमा रही आप को आड़े हाथों लेते मोदी ने कहा कि इस चुनाव में पंजाब को बर्बाद करने के लिए आम आदमी पार्टी राज्य की कीमत पर अपना नफा साधने को बेकरार है। ऐसे में सपने पालने वालों को वापस दिल्ली भेज देना चाहिए। जो लोग किसी के लिए भी कुछ भी बोलने के आदी हो गए, जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ ऐसा किया, वो बादल साहब के साथ न्याय करेंगे ऐसी आप आशा करते हैं ऐसे लोगों? पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 4 फरवरी को मतदान होने हैं। इस बार मुख्य मुकाबला अकाली दल भाजपा गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और पंजाब के बाद अब गोवा की बात कर लेते हैं, जहां पर तमाम सियासी दल जनता को अपने हक में करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज गोवा में रैलियों का महासंग्राम देखने को मिलेगा। कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे और आज एक जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर गोवा के मापुसा शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तटीय राज्य में मतदान 4 फरवरी को होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में राहुल गांधी की ये दूसरी जनसभा होगी। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह रैली करेंगे और जनता को फिर बीजेपी का साथ देने की अपील करेंगे। राहुल और अमित शाह के साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी आज गोवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं चुनाव आयोग ने आरबीआई के आग्रह को ठुकरा दिया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों के कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे आरबीआई ने मानने से इनकार कर दिया। 24 जनवरी को चुनाव आयोग ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल से मणिपुर, गोवा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए कैश ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाने की आग्रह की गई थी। 27 जनवरी को आरबीआई ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके उम्मीदवार के कैश ट्रांजैक्शन की सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया। उधर चुनावी राज्यों में एग्जिट पोल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया है। दरअसल केजरीवाल ने 8 जनवरी को गोवा में एक चुनावी सभा के दौरान वोटर से दूसरी पार्टियों से पैसे लेने और आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की थी। इस बयान के लिए चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी दी थी, जिस पर आम आदमी पार्टी नेता ने आयोग के फैसले को असंवैधानिक और गलत बताते हुए कोर्ट में जाने की बात कही थी। 8 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने गोवा के बैनोलिम विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और लोगों से अपील की थी कि वे कांग्रेस और बीजेपी से पैसे ले, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट दें। उन्होंने रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार पैसे दे तो मना मत कीजिए, उसे ले लीजिए क्योंकि ये आपका पैसा है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के सामने वाला बटन ही दबाएं। और अब बात जल्लीकट्टू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू से बैन हटने के बाद शनिवार को कर्नाटक में भैंसों की दौड़ कांबला के सपोर्ट में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में 200 बैलगाड़ी और भैंसों के साथ 4 किलोमीटर तक रैली निकाली गई है। कांबला तटीय कर्नाटक का पारंपरिक खेल है जो हर साल नवंबर के आखिर में शुरू होता है। नवंबर 2016 में पेटा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने खेल पर अंतरिम रोक लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होनी है। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लिए हुए थे। उन्होंने जल्लीकट्टू की तरह परंपरा को ध्यान में रखते हुए कांबला के ऑर्डिनेंस लाने की मांग की थी। लोगों का कहना है कि हम भैंसों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और जल्लीकट्टू की तरह इस खेल में कोई हिंसा नहीं होती। प्रदर्शन में कोस्टल एरिया की कई कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया, तो वहीं कुछ जगहों पर कांबला का आयोजन भी हुआ है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद करा दिया। सीएम सिद्धरामैया कह चुके हैं कि अगर जरूरी हुआ तो जल्लीकट्टू जैसा ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे, लेकिन पहले कानूनी राय लेनी होगी। येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी लगातार इसकी मांग कर रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज निर्वाचन अधिकारी को जवाब देना है। मुख्यमंत्री रावत पर 27 जनवरी को उनके नामांकन जुलूस के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। अनुमति से ज्यादा वाहन ले जाने पर सीएम हरीश रावत ने निर्वाचन आयोग ने उन्हें 48 घंटों में जवाब देने को कहा है। आज जवाब देने का आखिरी दिन है। रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के नामांकन जुलूस और जनसभा के लिए जितने वाहनों की अनुमति ली गई थी, उनसे जुलूस और सभा में उससे कहीं ज्यादा वाहन शामिल थे।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर में पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह रावत के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया है। वहीं जनसभा में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर के हरीश रावत गदगद हो गए। जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने जनता से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनवाने की अपील भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जेठ यानी कि बड़ा भाई मानते हैं। सीएम ने बीजेपी पर प्रदेश में दल बदल कराकर सरकार गिराने का आरोप लगाया और कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और यूपी में सपा कांग्रेस की सरकार बनेगी। और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे और भिवंडी कोर्ट में गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने संबंधी राहुल के बयान पर सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी सुबह मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए भिवंडी कोर्ट जाएंगे और फिर मुंबई लौटेंगे। मुंबई से राहुल गांधी सीधे गोवा निकल जाएंगे, जहां आज शाम को वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता ज्योति शर्मा का। ज्योति, आपसे हम जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास है? जी, राहुल गांधी आज मुंबई में है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गांधी जी की हत्या का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराया था, जिसके चलते उन पर भिवंडी कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके लिए आज तकरीबन 9 बजे के करीब राहुल गांधी मुंबई पहुंचेंगे। 10 बजे के करीब चॉपर से कोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर सुनवाई के बाद वहीं से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि आज शाम 5 बजे उनकी गोवा में एक शुक्रिया आपका ज्योति, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आज भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी और आज देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हैं। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज अलग अलग सर्वदलीय बैठकें बुलाई ताकि संसद में सुगम कामकाज का रास्ता बन सके और उन मुद्दों के बारे में जाना जा सके जो विभिन्न राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं। सरकार की ओर से बैठक सुबह बुलाई गई है, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने रात्रि भोज पर बैठक बुलाई। सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे में पारदर्शिता के मुद्दे को उठा सकते हैं। अगले दिन यानी कि कल 31 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में अभिभाषण देंगे। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना निर्धारित है और इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण को भी पटल पर रखा जा सकता है। और वहीं नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस की घेराबंदी लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में रांची के मोहराबादी मैदान में कांग्रेस जनवेदना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के कारण हुई परेशानी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित इस जनवेदना कार्यक्रम में पूरे राज्य भर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं बाहर के राज्यों से भी कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शरीक होंगे। मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर आज फैसला आएगा। दिल्ली की एक अदालत डीडीसीए और उसके उपाध्यक्ष चेतन चौहान की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी करके डीडीसीए को कथित रूप से बदनाम करने की आपराधिक मानहानि की याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने आज फैसला देने की तारीख मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट आज बीसीसीआई के नए प्रशासकों के नाम का ऐलान भी कर सकता है। कोर्ट को 24 जनवरी को ये ऐलान करना था, लेकिन उसने बीसीसीआई और केंद्र को भी नाम सुझाने की इजाजत दे दी है। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान ने 9 नामों की लिस्ट सौंपी थी। इन नामों को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ वकीलों की तरफ से सौंपे गए नामों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो 70 से ज्यादा उम्र के थे।
और इन सब खबरों के बीच में आपको हम बता दें कि आज महात्मा गांधी की 69वीं पुण्यतिथि है। आज इस मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत तमाम दिग्गज सियासी नेता और हस्तियां शामिल होंगे। बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता आदि नामों से पुकारे जाने वाले अहिंसा के महान समर्थक और पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे अलग और नायाब रास्ते को अपनाया और ये रास्ता था अहिंसा और सत्य का रास्ता। अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष किया और भारत को आजाद कराया। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना के जाते समय नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। बापू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अहिंसा पर दिया गया उनका संदेश आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। तो बापू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं। उनके शब्दों में इंसानियत सबसे ऊंचे मुकाम पर था और अहिंसा और सबसे बड़ी शक्ति थी। आइए एक नजर डालते हैं बापू के उन वचनों पर जो आज स्वर्णाक्षरों में मढ़े हमारे मनो मस्तिष्क पर राज करते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले स्वयं में लेकर आए। वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है। अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एकमात्र रास्ता है। गरीबी देवी अभिशाप नहीं बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय होनी चाहिए। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। जब भी आप एक प्रतिद्वंदी के साथ सामना कर रहे हैं, प्यार के साथ उसे जीतना। जहां प्यार है वहां जीवन है। कमजोर कभी माफ नहीं करते और क्षमा ताकतवर की विशेषता है। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। और अब बात T20 की। आशीष नेहरा और जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग की मदद से T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया है। 145 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 139 रन ही बना पाई है। इंग्लिश बैट्समैन बुमराह के आखिरी ओवर में 8 रन भी नहीं बना पाए। भारत ने 20 ओवर में 144 रन बनाए थे। बुमराह को उनकी शानदार बॉलिंग के लिए मैन ऑफ द मैच मिला है। भारत ने टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 144 रन बनाए हैं। टीम इंडिया के लिए लोकेश राहुल ने 71, मनीष पांडे ने 30 और विराट कोहली ने 21 रन बनाए। जवाब में टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 139 रन ही मात्र बना पाई है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स और जो रूट ने 38, तो वहीं मोर्गन ने 17 और बटलर ने 15 रन की इनिंग खेली है। मेहमान टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन बनाने थे, लेकिन बुमराह के इस ओवर में केवल 2 रन ही बन पाए। भारत के लिए आशीष नेहरा ने 3, जसप्रीत बुमराह ने 2 और अमित मिश्रा ने 1 विकेट लिया। और अब बात लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट की। केडी सिंह बापू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। फाइनल में बीएसएफ की टीम ने ओएनजीसी की टीम को 2-1 से हरा करके 2 लाख का इनाम हासिल किया है, जबकि उपविजेता टीम को 1 लाख का इनाम मिला है। इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक, डॉक्टर जगदीश गांधी स्पोर्ट्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रभुजोत सिंह वहां पर उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में 11 टीमों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर हमारी संवाददाता आरुषि गुप्ता ने बीएसएफ टीम के कप्तान अविनाश थापा से बात की है। आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है अविनाश थापा जो बीएसएफ के कैप्टन है। कैसा लग रहा है मैच जीत के? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मतलब एक ड्रीम जैसा पूरा होना जैसा है, क्योंकि लखनऊ में हम लोग पहले कभी खेले नहीं थे, तो हमारा पहला टूर्नामेंट था। तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था और रिजल्ट भी अच्छा मिला, तो बढ़िया लग रहा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो खिलाड़ी हैं अपकमिंग खिलाड़ी और बच्चे जो फुटबॉल में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं देश में? हाँ जी, यही कहना चाहता हूँ कि मतलब खेलते रहिए। हम लोग भी जैसे एकेडमी साई में खेलते रहते थे, उसके बाद अचानक जैसे बीएसएफ में ज्वाइन किया, उसके बाद खेलने का स्टैंडर्ड जितना स्टैंडर्ड बढ़ते गया उसके हिसाब से हम लोग भी प्रैक्टिस करते गया। तो यही कहना चाहता हूँ कि बस लगे रहो बस। तो
ये थे हमारे साथ अविनाश थापा, कैप्टन ऑफ BSF टीम, जो जीत गई है और इनाम मिल गया इनको 2 लाख का। कैमरामैन अजय के साथ आरुषि गुप्ता, लखनऊ APN। और वहीं राजपथ पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बैंड शामिल हुए हैं। समारोह में 26 से ज्यादा धुनें बजाई गई हैं। रविवार शाम को शुरू हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं और इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर जो जयचंद्र ने किया। गौरतलब है कि बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह का एक हिस्सा होता है और इस सेरेमनी के साथ ही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के समारोह का औपचारिक समापन होता है। इंग्लैंड से आई परंपरा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का असली नाम वॉच सेटिंग है और सूरज डूबने के समय ये समारोह होता है। और अब नजर फास्ट न्यूज पर। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी तेज कर दी है। अल्मोड़ा विधानसभा की 6 सीटों में से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है। जल जंगल जमीन सहित गैरसैंण राजधानी और राज्य में शराबबंदी के मुद्दे को यूकेडी जनता के बीच लेकर जा रही है। राहुल और अखिलेश के बीच एक साथ रोड शो करने पर बीजेपी ने जमकर तंज कसे हैं। इलाहाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी के डर से कांग्रेस और अखिलेश एक साथ आ गए हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी राहुल अखिलेश की दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि उनका दिल मिले ना मिले, हाथ मिल गया है। बिजनौर यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीबुद्दीन ने जिले में 3 सभाएं की हैं। नहटौर विधानसभा में पहुंचे सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीतापुर के सेऊत से समाजवादी पार्टी से टिकट कटने से दुखी सपा विधायक महेंद्र सिंह झीन समर्थकों के सामने बिलक बिलक कर रोए। महेंद्र सिंह झीन लगातार 4 बार से सपा से एमएलए रह चुके हैं। सेऊत क्षेत्र से इस बार सपा का टिकट शिव कुमार गुप्ता को दिया गया। यूपी चुनाव के आते ही फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है। कार सेवक फोरम में हो रही विहिप की बैठक में शामिल होने आए विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर को लेकर बंटवारा कतई मंजूर नहीं है। मुद्दा राम जन्मभूमि का है और पूरी 70 एकड़ जमीन पर राम मंदिर का निर्माण होगा। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अपराध और अपराधियों पर पैनी निगाह बनाए हुए है। शनिवार को रात मुखबिर की सूचना पर गाजीपुर थाना पुलिस ने आया गांव में एक बगिया में छापा मार करके लाखों की अवैध शराब बनाने के लिए लाए गए केमिकल बरामद करते हुए 2 लोगों को धर दबोचा है। संभल में विधानसभा चुनाव में प्रयोग के लिए तैयार किए जा रहे अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने भारी तादाद में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार जब्त किए। मेरठ पुलिस ने लूट के लिए एक वारदात को सुलझा लिया है, जिसमें चोरों ने 2 अलग अलग बाजारों में ज्वेलर्स के दुकानों में लूटपाट की थी। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ करके उसकी निशानदेही से लूट के आभूषण, नकदी सहित घटना में प्रयुक्त एक तमंचा भी बरामद किया। रामपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब छापेमारी के दौरान एक सीमेंट फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली सीमेंट बरामद किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक को हिरासत में ले लिया। वहीं कई कंपनियों से 1700 सीमेंट के कट्टे भी बरामद हुए हैं। और इसी के साथ वेकअप जिंदगी में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।